में क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? वेरिएशन फॉर टेंशन, ग्राफी होता है। अच्छा, हम लोग लास्ट टाइम पे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, है ना? लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने छोटा सा पोर्शन पढ़ा था खाली। थर्मोडायनेमिक्स में छोटा सा पोर्शन ही तो पढ़ पाए थे हम लोग। यस, ठीक है। चलो हाँ, तो लास्ट टाइम पे हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रहे थे। अब मुझे बताओ, थर्मोडायनामिक्स के अंदर आज संख्या बहुत कम, भी आएंगे बच्चे क्या? ये इतने ही हो गए, अभी आएंगे हैं सर। दिवाली आ गई इसलिए बच्चे पढ़ा। अभी दीपावली कहाँ आएंगे? अभी दीपावली के बहुत दिन है। घर की सफाई कर रहे हो? अच्छा, लास्ट टाइम तो पीडीएफ भी हो सर, पीडीएफ सेंड करने को आपने कहा था, कर ही नहीं अभी तक। अरे ध्यान ही नहीं रहता। अच्छा, कौन से बंदा ये सब अच्छा, ये चीज हमने पढ़ी थी। हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है? और कुछ इफेक्ट भी बताए थे। जैसे मैंने कहा था, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज में क्या होता है, कोई भी मेरे पास पेंडुलम होता है, उस पेंडुलम की लेंथ भी इंक्रीज होती है। तो जो पहले बातें होती थी जिनका सेकंड पेंडुलम टाइम पीरियड होता था, 2 सेकंड होता था, तो उसमें हम लोग देखते थे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी लेंथ क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। उससे क्या होता था, उसके टाइम पर भी कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता था। उसमें उसके उस कैटेगरी में उसके टाइम पर भी क्या पड़ता था, इफेक्ट पड़ता था। अब देखो अगले हम लोग बात करेंगे इसी में आइडियल गैस लॉ, ठीक है? सबसे पहले एक बात जान लो, तुम लोगों ने केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स पढ़ी रखी है, ठीक है? मुझे बताओ आइडियल गैस कौन सी होती है? आइडियल गैस कौन सी होती है? हाँ, ये गैस आइडियल है, बोलो। ये आइडियल गैस है, ठीक है? ये सब क्या मेरी आइडियल गैस है। चलो, ये तो मेरी आइडियल गैस है, लेकिन मुझे मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि ये आइडियल गैस है और ये बेरिलियम, बोरान, एल्युमिनियम, ये सब इंडियम, ये आइडियल गैस क्यों नहीं है? इधर वाली आइडियल गैस क्यों है? क्योंकि क्या हो जाता है? बताओ मुझे, मैं कैसे पता करें? तुमने तो थर्मोडायनामिक्स पढ़ ली, फिर बताओ मुझे। स्टेबल होती है, ठीक है। बाकी नॉन स्टेबल, बाकी नॉन
नॉन स्टेबल होती हैं। और कोई तरीका बताओ। हाँ सर, ये इसीलिए आइडियल गैस। इसके अलावा आइडियल गैस, ठीक है। तो आइडियल गैस का मेन रीजन ये है, ये किसी और गैस के साथ में मिक्स नहीं होती है। ये और गैस के साथ में क्या नहीं होती है, मिक्स नहीं होती है। फिजिक्स कहता है कि जो आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो किसी और के साथ में मिक्स नहीं होती। दूसरा, ये वाला एक तुमने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, PV इक्वल टू nRT, ठीक है। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को भी ये क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। इस इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करती है। अब देखो, जहां P क्या होता है, प्रेशर, B क्या है, R तुम्हें पता है, गैस कांस्टेंट। मुझे कोई R की वैल्यू बताएगा, R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू। मैं तो सोचा तुम्हारी फिजिक्स ही खराब है, तुम्हारी तो केमिस्ट्री भी 0 डिजन आता है। 0 पॉइंट कहाँ होती है, अगले उसकी वो बताओ मात्रक। आ जाओ। अच्छा, n बराबर क्या होता है, n बराबर क्या होता है, n बराबर क्या होता है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, अरे W अपॉन m होता है, जहां W क्या होता है और m क्या होता है, कौन सा मास, मॉलिक्यूलर। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास होता है। मुझे बताओ कार्बन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 12। अच्छा, 12 कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होगा 12। चलो, तो देखो आइडियल गैस, सबसे पहले हम लोग आइडियल गैस की बात करते हैं। आइडियल गैस सबसे नंबर 1 याद रखो, आइडियल गैस किसी दूसरे गैस से मिक्स नहीं होती है, ठीक है, किसी दूसरे गैस से मिक्स नहीं होती है, ठीक। और ये PV इक्वल टू nRT को क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आइडियल गैस के अंदर, आइडियल गैस में एक लॉ है जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। क्या नाम है, बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ में मुझे बताओ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है। अब मैं ये मान के चलूंगा तो तुमने पूरी थर्मोडायनामिक्स से कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, खाली तुम्हें बॉयल्स लॉ नहीं पता है, थर्मोडायनामिक्स में था। यस, बॉयल्स लॉ मैडम नहीं पढ़ाया, खाली प्रोसेस करवाए थे। चलो प्रोसेस पे आएंगे तब पूछेंगे तुमसे, ठीक है। सबसे पहले देखो लॉ पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले बॉयल्स लॉ। एक बात याद रखना आप लोग, बेटा ईंट पर नाच, ठीक है, ईंट पर। अच्छा, अरे ये तो वो हो गई, ये दूसरी ट्रिक है, इलेक्ट्रॉन टॉमसन है, चांद पर बार, वो ये अलग है, वो दूसरी, ठीक है, चांद पर बार, ठीक है। चा से चार्ल्स, दा से क्या होता है, दाब, दाब मतलब प्रेशर, ठीक है, ये इसका कोई मतलब नहीं। बा से बॉल्स, टी से टेम्परेचर, टी से टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे यहाँ पर, बॉयल्स लॉ, ठीक है। बा से बॉयल्स लॉ, टी से क्या होता है, टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या रहता है मेरा, कांस्टेंट, PV इक्वल टू nRT। अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n किसके बराबर है, 1 की, तो PV किसके बराबर हो जाएगा, RT, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखना, PV इक्वल टू RT। अब देखो इसके अंदर, अगर इसमें क्या कांस्टेंट है बेटा, बोलो, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर ना बदले, और देखो R तो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। इसका मतलब PV क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट। PV क्या हो जाएगा, अगर PV कांस्टेंट हो गया, इसको मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/B। और वैसे भी अगर B बढ़ेगा तो P क्या होगा, कम होगा। किसमें, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं,
देखना, एक तरफ P, एक तरफ B। अब बताओ, देखो P बढ़ेगा तो B कम होगा। अगर B को मैं यहाँ पर लाया, यहाँ पर B की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर B की वैल्यू 0 तो P क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। तो P तुम्हारा हो जाएगा इंफिनिटी। इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। दूसरा ग्राफ देखो, अगर मैंने ग्राफ बनाया P का और किसका, मान लो T का, P का और किसका, अब बताओ इसमें क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब है टेम्परेचर कभी बदलने वाला नहीं है। अगर टेम्परेचर नहीं बदलने वाला है तो अगर किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर है मैं वॉल्यूम बढ़ाता जाऊं, इसमें क्या वॉल्यूम है? टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? जो कांस्टेंट रहता है उस पर क्या खींच दो? सीधी रेखा खींच दिया। एक मैंने और बनाया B का और किसका? T का। इसमें क्या कांस्टेंट है बोलो? तो जो कांस्टेंट होता है उस पर क्या खींच दो? सीधी रेखा। क्या खींच दो? सीधी रेखा। तो ये सीधी रेखा खींच दी। तो अगर मैं कहूँ ये ग्राफ किसका है तो इसमें क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। टेम्परेचर किसमें कांस्टेंट रहता है? बॉयल्स में। किसमें? बॉयल्स में। इसमें भी यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर P भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर है नहीं, तो ये ग्राफ किसका है? बॉयल्स का। तो बॉयल्स में याद रखना, ये उतार लो फटाफट। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर है कांस्टेंट, तो PV का ग्राफ इस प्रकार से इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो PV का ग्राफ इसमें इस प्रकार से बनेगा। गिलास ऐसा हो गया कि लिखा एक गिलास नहीं चेंज कर पाता। उतार लिया? ये हफ्ता हो गया 7 तक से। उतार लिया? ठीक है, अब अगले बढ़ते हैं। देखो चार्ल्स लॉ। अब बताओ, अभी मैंने क्या लिखवाया था? चांद। चांद पर बात। ठीक है, तो चा से चार्ल्स और दा से दाब। ठीक है, अब देखो सर जी, चांद दा था तो चार्ल्स में क्या कांस्टेंट रहेगा? दाब। दाब का मतलब क्या होता है बोलो? प्रेशर। प्रेशर क्या रहेगा इसके अंदर? लो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे PV इक्वल टू क्या होता है? N की वैल्यू 1 मान लो, N की वैल्यू, R तो कांस्टेंट होता ही है। ठीक है, और इसमें क्या है? PV बराबर, और P क्या है? कांस्टेंट, यानी कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? यानी कि B बढ़ेगा तो TV बढ़ेगा, B बढ़ेगा तो TV बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो B बढ़ेगा तो TV। इसमें कांस्टेंट क्या है? प्रेशर। क्या कांस्टेंट है? अब ग्राफ बनाओ, एक तरफ P और एक तरफ B। P एक तरफ, इसमें क्या कांस्टेंट है?
प्रेशर। तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? जो कांस्टेंट होता है उस पर क्या रहती है? सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। बन गया ग्राफ। अगला ग्राफ बनाओ, बोलो बी और टी। बी और अब बताओ अगर टी की वैल्यू 0 हो गई तो बी भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और टी बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा लीनियरली। ग्राफ बन गया। यस। ये किसका ग्राफ बन गया? ठीक है। अब बताओ, अच्छा टी और पी, बताओ ये ग्राफ कैसे बनेगा? इसमें क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। तो प्रेशर, इसमें प्रेशर है, है तो क्या डाल दो? सीधी रेखा। बस ये बन गया ग्राफ। ठीक है। ये कौन सा आया हमारा? फिर से याद करो, चांद पर दाब। ठीक है, चांद पर बात, सॉरी चांद पर बात। चा से चार्ल्स, दा से दाब, बा से बॉयल्स, ता से तापमान, ता से तापमान। तो बॉयल्स में क्या कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर। चार्ल्स में क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर। क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। चलो खत्म करें, इसमें कुछ है नहीं अब। ठीक है। अब सर जी क्वेश्चन कैसे आएंगे? या तो तुमको ग्राफ दिया हुआ होगा और तुमसे पूछ लेगा बताओ कौन सा ला है। ठीक है, कौन सा ला है। या फिर तुम उससे क्या करेगा, दूसरा भी बताएंगे क्या दिखाएगा। या तो तुमसे डायरेक्ट, वैसे इतना छोटा क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन हो गया ये तो, कि चार्ल्स में क्या कांस्टेंट रहता है, कि बॉयल्स में क्या कांस्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो नीट का लेवल बहुत गिर जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो सबके 720 में से 700 नंबर आए, 700 के साथ वही है। तो लेवल हाई रहेगा तो ये सब चीज हो गया। ये तो छोटी छोटी बातें अभी देखो अगले। सर गैलू-सैक, ठीक है, गैलू-सैक। अब देखो हमारा कौन सा कांस्टेंट हो गया? प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर और, अब मेरी आइडियल गैस थी क्या? पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी। इसमें प्रेशर हो गया, तापमान। तो गैलू-सैक में कौन बचा? तो इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि P बढ़ेगा तो T भी, जो मैं ग्राफ बना दिया P और B का। बताओ ग्राफ कैसा रहेगा? कैसा ग्राफ बनेगा? तो इसमें क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। जो कांस्टेंट होता है उस पर स्ट्रेट लाइन, उस पर एक तरफ P और एक तरफ, मुझे बताओ P बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा। अगर P बढ़ेगा T बढ़ेगा तो कैसा रहेगा? सीधी लाइन। कैसे रहेगा? सीधी लाइन। मुझे बताओ अजय, तुम लोग जानते हो, मैंने तुमसे कहा ये वाला ग्राफ कब बनेगा? ठीक है, ये वाला इस टाइप से। ये ग्राफ कब बनेगा? जब PV बराबर क्या हो? कांस्टेंट। समझ में आ रही है? या फिर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/PO, तब ग्राफ बनेगा ये, अदरवाइज ग्राफ नहीं बनेगा। जब मैं तुमको मैथमेटिकल पढ़ा रहा था, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ा रहा था, उस समय मैंने तुमसे कहा था अगर कहीं पर भी ग्राफ ये हो पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, या फिर 1/r² या फिर R3, तब इस टाइप के ग्राफ बनते थे। तब इस टाइप के ग्राफ बनते थे, ठीक है, ऐसे ग्राफ। ठीक है, अगर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो ये सीधा ग्राफ बनता है, जो कहाँ से जाता है? सेंटर से। सेंटर से जाता है। उसके बाद में PT हो गया, PB हो गया, अब क्या रह गया? T रह गया, और क्या रह गया? B। T और B। तो इसमें भी क्या रहेगा? अरे B पर क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन। ये कौन सा है? गैलू-सैकला, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? गैलू-सैकला, या फिर इसको हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, गैलू-सैक या फिर प्रेशर ला, इसको ही बोलते हैं। उसके बाद में अगला है डाल्टन्स। अगले करें? यस, ठीक है।
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ सारी की सारी किसकी बात कर रहा हूँ? आइडियल गैस। और मैंने तुम्हें बताया था आइडियल गैस क्या होती है, एक तो वो मिक्स नहीं होती, दूसरा वो कंप्रेस भी नहीं होती है, दूसरा वो कंप्रेस, अगर तुम उसे कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेस भी नहीं होगी। तीसरी बात ये है कि अगर तुम जिस भी उसे बर्तन में डाल दो, किसी भी बर्तन में डाल दो, कई सारी गैसों को डाल दो तो वो गैसें एक दूसरे से मिक्स नहीं होगी, सारी की सारी कैसी रहेंगी? अलग अलग रहेंगी, मिक्स गैसें नहीं होती हैं। ऐसी गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें बोला जाता है कि वो हमारी स्टेबल कंडीशन में रहते हैं, ठीक। अब देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये क्या बोला गया? इसने ये कहा मैंने एक बर्तन ले लिया, एक बर्तन ले लिया, इस बर्तन में मैंने पहले एक आइडियल गैस डाली, कोई भी आइडियल गैस, ठीक है, एक आइडियल गैस मैंने डाली, उसके मोल्स थे N1, कितने मोल्स डाले? N1, ठीक है। दूसरी गैस डाल दी N2, तीसरी N3, ऐसे मैं डाल दिया, बहुत सारी गैसेस डाल दी, बहुत सारी गैसेस डाल दी, ठीक है। हर एक के मोल, पहले में मोल थे कितने हैं? N1, दूसरे में N2, तीसरे में N3, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ बताओ इन सबको मिला के जो इनका पार्शियल प्रेशर होगा, जो इनका पार्शियल प्रेशर होगा, तो डाल्टन बोले ये गैसें कभी मिक्स होंगी ही नहीं, मिक्स नहीं होती हैं, मिक्स नहीं होती है तो मेरा PV = nRT होता था, PV = तो इन्होंने कहा इन सबका मिला के जो प्रेशर होगा वो होगा nRT/B, nRT/B क्या होता है? मालूम है, ठीक है। अब जरा सोचना सर, ऐसा है मैंने क्या करा, मैंने मान लो मैंने 3 गैसेस ली, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम और क्रिप्टॉन या फिर आर्गन, ठीक है, या जीनॉन, तुमने कोई भी 3 गैसेस तुमने ले ली, इन गैसेस को हम लोग आइडियल गैस मानते हैं, ठीक है। हालांकि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज आइडियल नहीं है, ना आइडियल गैस से आइडियल है, ना आइडियल फ्लूइड कोई आइडियल है, कोई भी आइडियल नहीं है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि ये हमारी कैसी हैं? आइडियल गैसेस हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में मैंने 1 मोल डाल दी आर्गन, 2 मोल डाल दी क्रिप्टॉन, 3 मोल डाल दी जीनॉन, ठीक है, ये गैसें डाल दी और मिक्स कर दिया। अब मैं कितना ही हिलाऊं डुलाऊं वो आपस में मिक्स नहीं होगी, लेकिन मैं इन गैसेस के अलावा, आइडियल गैसेस के अलावा कोई और गैसेस डालता और उसे हिलाता डुलाता तो वो मिक्स हो जाती, आपस में रिएक्शन करके पता नहीं तीसरा कौन सा कंपोनेंट बनाता, कौन सा नया बनता, ठीक है। एक तो केमिस्ट्री में ये झाड़ बहुत बुरा है, पता नहीं कौन सी 2 चीजें मिलकर कोई तीसरा बन जाता है। वहां में समझे नहीं आता कि ये बनी तो ये बन गई, ये बन गई, कि पता नहीं अवक्रिया नहीं होती हैं, वे पढ़नी तुमने, रीमर टीमर अवक्रिया और पता नहीं कौन कौन सी, उनको तो पढ़ के कभी बावले हो जाओ, ठीक है, वो याद ही नहीं होती हैं, या तो ऐसे चिपका लो, याद कर करके लिख के कभी चिपका लो, ठीक है, तब जाके, और डेली उन्हें देखो, कभी डेली देखो तब तो जाके नाखून में कोई ट्रिक लगती है, बस रटना फिलेशन उनके लिए सब वही है कि तुम्हें रटना ही रटना है और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो इन अभिक्रियाओं में मैंने क्या किया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, मेरी जो अभिक्रियाएं हुई इनके लिए मैंने उठा के इसमें मिला दिया, तो मिला दूंगा तो बेटा इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर हो जाएगा, इसका कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। इन सब का मिला के मैंने कोई टेम्परेचर मान लिया है T, और इस पूरे का वॉल्यूम क्या है? B। तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर यानी कि टोटल प्रेशर हो जाएगा, पहले के कारण N1, साथ में RT/, दूसरे के कारण N2 RT/, तीसरे के कारण N3 RT/, ये ला किसका था? ऐसे ही तुम अगले बढ़ते जाओ, NN RT/B, ये किसने दिया था? डाल्टन ने। किसने दिया था? अरे तुम्हें ऐसे ऐसे चीजें पढ़ने को मिलेंगी, तुम कहोगे बेवकूफ साइंटिस्ट थे क्या? ठीक है, अब बताओ इसमें क्या था? उन्होंने कहा भाई, लोगों ने बोला आइडियल गैस क्या होती है, बोले एक दूसरे से मिक्स नहीं करेंगी, वो आइडियल गैस होगी, बोले ठीक है, बोले लो हमारा नया ला आ गया,
हमने लिए 4 गैसें मिला दी, बोले ये आपस में मिक्स करेंगी नहीं, बोले इनका प्रेशर ये होगा, बोले इसमें लिखो हमारा नाम, और हमारा नाम है डाल्टन, ठीक है, तो बोलो इसमें हमारा नाम लिख दो, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बच्चे आराम से नीट में पढ़ेंगे है ना, आज आप नीट में पढ़ रहे हो। हो गया? ठीक है, आगे बढ़े, अगले बढ़े। अब देखो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब ये क्या कहता है, इसके बारे में सोचते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है। ठीक है, देखो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, rate of diffusion is inversely proportional to under root rho, ये under root density। ठीक है, इसका मतलब देखो सीधा है, आप एक बात समझो, तुम देखोगे इत्र होता है, इत्र जानते हो ना, कई प्रकार के इत्र होते हैं। एक इत्र होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तुम अपने हाथ पे ले लो, ठीक है। एक आता है फॉग, वो जिसमें धुआं निकलता है, अच्छा परफ्यूम होता है ना, जो ना नहाते हैं वो ज्यादा यूज करते हैं उसको। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का शौक होता है लगाने का, ठीक है। हाँ, कुछ लोग ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं तो पता चल जाता है कि यार ये लगा हुआ है, देखो वो अपना अपना शौक। देखो बच्चे, तो सबसे पहले तुम एक बात करो, कोई भी चीज उड़ती है, तुमने एक का नाम सुना होगा, पेट्रोल सर उड़ जाएगा। बोले खुले में मत रखो, पेट्रोल उड़ जाएगा, उड़ जाता है पेट्रोल, ठीक है। कोई भी चीज उड़ती कब है, कोई भी चीज उड़ने की जो दर है, ठीक है, उड़ने की दर है, वो होती है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट रो। क्या होती है उसकी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब घनत्व, ठीक है। रो का मतलब क्या है, डेंसिटी। जितनी ज्यादा, जितनी कम डेंसिटी r उतना ज्यादा, r उतना ज्यादा। हम कह रहे हैं पानी क्यों नहीं उड़ रहा है, क्योंकि पानी की डेंसिटी एज कंपेयर टू पेट्रोल से क्या है, ज्यादा है, इसलिए पानी नहीं उड़ रहा है। तुम जितनी भी पानी से कम हल्की चीजें लोगे, अगर वो खुले में रख दोगे तो वो उड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो वो मतलब उड़ने का मतलब क्या है, वो धीरे धीरे कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, वेपराइज। तो आर का क्या नाम है, आर का नाम है रेट ऑफ डिफ्यूजन। आर क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो। ठीक है, किसी भी चीज की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, आर उतना क्या होगा, कम। देखो जितनी ज्यादा डेंसिटी, आर उतना होगा कम। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन अंडर रूट रो। रो क्या होगी तुम्हारी डेंसिटी। अब मैंने मान लो 2 लिक्विड ले लिए, मैंने एक लिक्विड लिया तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ, R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट R2 अंडर रूट रो2। तो इन दोनों से अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R1 बटे R2 अंडर रूट रो2 अपॉन रो1। ठीक है, ये एक R इज डायरेक्टली प्रो। ये क्या कहलाता है, ये कहता है
ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। उतार लिया, उतार लिया। अब देखो लटका के नीचे की ऐसी लटका, अरे रहने दे उसको, सही है। ले लो, आप बताओ। हाँ ठीक है, बहुत बुराई कर ली तुमने, ठीक है। अब देखो ये कौन सा ला है, बताओ कौन सा ला है ये, फोर्स ला, अब किसे बोलो कौन सा बोला, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर। सही बोल रही है बच्ची, बॉयल्स लॉ है ये। अच्छा, अगर ये बॉयल्स लॉ है तो मुझे बताओ P और B है ना, ये कौन सा लॉ है, ये भी है, ये कौन सा लॉ है, T और B, ये है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है। इसमें क्या है, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। तो B और T को छोड़ दे तो क्या बचा, तो प्रेशर कांस्टेंट किसमें होता है, तो चार्ल्स लॉ हो गया। हेंकेल सर कौन सा लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ, ठीक है। ठीक है, B किसमें कांस्टेंट होता है, B किसमें कांस्टेंट होता है, एक पहले ये वाला क्वेश्चन करें। देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। पहले मैं ये क्वेश्चन करके तो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। पहले ये क्वेश्चन पूछेगा, देखो अगर कभी भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए और तुमसे पूछे कि बताओ कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है, T1 ज्यादा है कि T2 कम, ठीक है। T1 ज्यादा कि T2, इसका टेम्परेचर T1 बता दिया, इसका टेम्परेचर T2। सबसे पहले ला बताया तुमने, कौन सा ला है ये, गैलू-सैक लॉ, बॉयल्स लॉ है। तो देखो ऐसे में सबसे पहले क्या करना, जो तुम्हारी इच्छा करे, चाहे x एक्सिस चाहे y एक्सिस, ठीक है। देखो ये है x और ये है, किसी एक पर सीधी रेखा डालें हम लोग, बोलो x पर डालो y पर डालो, y पर, y पर अगर सीधी रेखा डाली, ये सीधी रेखा डाल दी, ठीक है, सीधी रेखा डाल दी y पर, तुम चाहे x पर डाल दो। सर अगर मैंने y पर सीधी रेखा डाल दी तो
इसको इसने यहाँ और यहाँ कट किया है, हाँ, यहाँ पर कट किया है, तो इसका मतलब ये यहाँ ये यहाँ पर है। यही तो है। यस, ये क्या है T2 और ये लाइन किसकी थी T1, B की, तो क्या कह दिया ये लाइन कौन सी है T1, तो यहाँ पर क्या कह दिया मैं इस लाइन में जानता हूँ B2 बड़ा है किससे, इतना समझ में आ गया। हाँ, अरे जैसे जैसे आगे जाऊंगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, यस, तो B2 बड़ा होगा किससे, B1 इतना से। समझ में आ गया। बस अब क्या दिक्कत है, सर देखो PV बराबर RT, PV बराबर, RT, अब इस लाइन पे देखो, इस लाइन पे, इस लाइन में क्या कांस्टेंट है, अरे ये लाइन किस पर स्ट्रेट लाइन है, प्रेशर की, प्रेशर पर, किस पर स्ट्रेट लाइन है, यस, तो प्रेशर पर स्ट्रेट लाइन है, तो प्रेशर क्या है इसमें कांस्टेंट R, तो कांस्टेंट नहीं, होता ही है, होता ही है, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, यानी कि B बढ़ेगा तो TB बढ़ेगा। समझा रहा है, यहाँ पर कौन बड़ा है B2, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन बड़ा होगा T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1। फिर नहीं समझ में आया, फिर देखो एक बार फिर देखो सर ऐसा है, मैंने कोई एक स्ट्रेट लाइन डालनी है मेरे को, ठीक है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन डाली, अगर मैंने जो स्ट्रेट लाइन डाली, अब मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर मैंने मिलाया, ये किसको मिला B1 को, यहाँ से मिलाया तो किसको मिला, मैं जानता हूँ सर अगले जाऊंगा तो B2 इज ग्रेटर देन B1। इस वाली लाइन पर क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट तो मैं जानता हूँ PV इक्वल टू RT होता है, RT, इस लाइन पर प्रेशर कांस्टेंट है तो हटा दिया, R तो कांस्टेंट होता ही है, यानी कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि मेरा B बढ़ेगा तो TB बढ़ेगा। इसका मतलब ये है अगर B2 ज्यादा है तो कौन सा ज्यादा होगा, T2 ज्यादा होगा और T1 क्या होगा कम, कम। बस चल हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर मैं अगले देता हूँ इसमें, हाँ, अगले बढ़ू, ठीक है, अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगले बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। ये वाला देखो, अब देखो इसमें तुमसे क्या पूछा बेटा, चार ऑप्शन भी होंगे, M1 बड़ा है M2, M1 छोटा है M2, M1 बराबर है M2, ऐसे एक ऑप्शन और दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा। अब देखो इसमें क्या कांस्टेंट है बेटा, टेम्परेचर, दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट है, अरे यहाँ भी T और यहाँ भी T, T, और उसने दे नहीं रखा है टेम्परेचर क्या है, तुमसे पूछा है कि M1 बड़ा है कि M2, M1 बड़ा है कि, अब फिर किसी पे स्ट्रेट लाइन डालो, बताओ X पर स्ट्रेट लाइन डालो Y पर, ठीक है, X पे डाल, X पर स्ट्रेट लाइन डालो। सब देखो स्ट्रेट लाइन डाल ली, यस, स्ट्रेट लाइन डाल ली, अब स्ट्रेट लाइन डाली तो इसने यहाँ कट किया और यहाँ पे कर दिया, यहाँ कट किया, इसे क्या, ये देखो किस पर कट किया है इसने, P पर, ये 1 है तो इसे क्या बोला, किसको कट किया, तो इसे क्या बोला, तो मैं तो जानता हूँ जो ऊपर होगा P2 इज ग्रेटर देन, P1, इतनी बात समझ में आ गई, P2 इज ग्रेटर देन P1 समझ में आ गया। बस अब इसमें है ही क्या, अरे PD बराबर क्या होता है सर, RT, RT, इस लाइन पर क्या कांस्टेंट है, अच्छा एक यहाँ पर M है ना, तो क्या होता है nRT, क्या होगा, तो तुमने n बराबर 1 नहीं लिया, देखो n बराबर क्या होगा बेटा, m अपॉन w, यही तो होता है, यस, नहीं w अपॉन n होगा, W w अपॉन या m अपॉन कैपिटल है, m अपॉन, सही है,
m अपॉन कैपिटल M, ये क्या हो गया R और ये क्या हो गया। अब तुम मुझे बताओ सब्जी कि अगर एक ही गैस है तो एक ही गैस के लिए ये जो मोलर मास है वो कांस्टेंट रहेगा। m क्या होता है मोलर मास, क्या रहता है मोलर मास। इतना तो पता ही होगा मोलर मास क्या होता है सर, ठीक है मोलर मास है। R तो तुम्हें पता है कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी क्या है देखो दोनों में कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है उसे गायब कर दूं और इस लाइन पर क्या कांस्टेंट है वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम भी ये भी कांस्टेंट, ये दोनों तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बचा बोलो M के, किसके बचा। इसका मतलब P ज्यादा तो M भी, तो यहाँ पर कौन ज्यादा है P2, इसका मतलब कौन ज्यादा होगा कम कौन होगा। सही है, ये बात समझा रही है। P भी बराबर nRT, M बराबर क्या हो गया M अपॉन कैपिटल M। कैपिटल M क्या होता है मोलर मास और M क्या होता है M क्या होता है वॉल्यूम मास। क्या होता है मास और मोलर मास में पता है अंतर क्या होता है। मोलर मास क्या होता है, अच्छा ये बताओ एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 23, ठीक है। ये है क्या नेक्स्ट बोलो, हाँ बताते हैं ना। एवोगाड्रो नंबर लगाते जब हम लोग वन मोल को डिफाइन करते हैं, ठीक। देखो ऐसा है कि एटम्स होते हैं, क्या होते हैं एटम्स। तो फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा अंतर भी है कुछ जगह, एक दो जगह अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। फिजिक्स कुछ कहती है केमिस्ट्री कुछ कहती है। तो अब देखो एवोगाड्रो नंबर का मतलब ये है, अगर मैंने जैसे मान लो मैंने कोई प्लास्टिक वाटर ले लिया, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स 6 गुणा 10 की घात 23 हो जाएं, ठीक है। और 6.023 मैंने नहीं लगाया है, सिर्फ 6 गुणा 10 की घात 23 हो जाए, ठीक है। इतने वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएं और इतने वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो वो एक मोल के बराबर होगा, ठीक है। ये होता है एक मोल, ठीक है। एक मोल क्या होता है वही W अपॉन M कह दो चाहे M अपॉन M कह दो, ठीक है। ये हो गया। तो M2 ज्यादा होगा किससे M1 से। छुट्टी ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछे जाएंगे, ठीक है। नीट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खत्म करूं, अगले बढ़े सर। आगे बढ़े। हो गया, ठीक है। यस हो गया, खत्म करना है इसको, ठीक। अब इसके आगे करें। तो अभी मैंने किस किस की बात करी थी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राउंड डिफ्यूजन लॉ, डाल्टन्स लॉ, ठीक है।
और बस एक तो बात थी, और इन सब की मैंने बात करी थी जो अभी हम लोगों ने कुछ ग्राफ करे थे, ठीक है। अब इसके अगले हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है। ये जो अभी पढ़ाई है तुम्हारे ग्रुप में आ गई? यस। अभी भेज दीजिए। ठीक है, अब हम दूसरे की बात करें। देखो ये लाज हो गए। अब इसमें कुछ सिस्टम है, जैसे सबसे पहले से ओपन सिस्टम। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हीट की। हीट जा रही है, आ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है, उन सब की बात करें। सर ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम कौन सा होता है? जैसे हाँ, जैसे हमारे जो तालाब है, तालाब कैसा सिस्टम है हमारा? ओपन सिस्टम, ठीक है। वहाँ से जो एनर्जी है और जो मास है वो ऊपर से कुछ आ भी सकता है और एनर्जी ऊपर से नीचे जा भी सकती है। तभी तो ठंडों में पानी क्या हो जाता है? बहुत ठंडा हो जाता है। क्लोज सिस्टम ये है जहाँ पर हीट तो एक्सचेंज हो सकती है लेकिन मास एक्सचेंज नहीं हो सकता, उसे बोलेंगे हम लोग क्लोज सिस्टम। तो पहला क्या था? ओपन सिस्टम, जहाँ एनर्जी और मास दोनों का आदान प्रदान हो सकता है, उसे क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम, जहाँ पर एनर्जी का तो हो सकता है लेकिन मास का नहीं हो सकता। जैसे इस बोतल में अगर मैं पानी ऊपर लगा दूं तो इसमें पानी भरा हुआ है, तो कैसा सिस्टम हो गया? क्लोज सिस्टम। अभी ये खुली है तो कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद में होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम जहाँ पर ना तो तुम्हारा, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में होता है जहाँ पर ना तो तुम्हारा हीट जो हो वो एक्सचेंज ना हो, ना मास एक्सचेंज हो, ठीक है। हीट जहाँ है वैसी ही रहे, ना बाहर से कुछ डाल सको और ना ही बाहर से हीट अंदर जा सके, ठीक है। जैसे जो तुम्हारी ये बोतलें होती हैं तुम यूज़ करते हो ना, ये मिल्टन विल्टन बोलते हो, क्या क्या बोलते हो, ठीक है। उन बोतलों में क्या है? अगर तुम अंदर ठंडा डालोगे तो ठंडा रहेगा, गर्म डालोगे तो क्या रहेगा? गर्म रहेगा। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर है वहाँ से ना तो हीट अंदर जाएगी और ना अंदर से बाहर जाएगी, ठीक है। उस सिस्टम को हम लोग कौन सा सिस्टम बोलेंगे?
आइसोलेटेड सिस्टम। उस आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में एक लॉ है जिसका नाम था जीरोथ लॉ। ठीक है, जीरोथ लॉ पूछ लिया जाता है। सबसे पहले देखो जीरोथ लॉ में क्या है। ये लॉ में मेरे समझ में नहीं आया कि ऐसा इसमें इम्पोर्टेंट था क्या। जब मैं IIT में पढ़ता था तो उसमें जैसे जब ये चैप्टर आया था, किताब आई थी ये, तो टीचर ने मिड सेम में भी डाला, यूनिट टेस्ट में भी डाला, एंड सेम में भी डाला, सब में ये लॉ डाला और इसमें था कुछ नहीं, खाली बस ऐसे ही। तो जब जीरोथ लॉ तुम देखो है क्या, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, हालांकि आज तक कभी पूछा नहीं गया इसके बारे में। सर जीरोथ लॉ ये कहता है कि मान लो 3 लोग हैं, मैं तुम लोगों को पहले समझा रहा हूँ फिर मैं इसमें समझाऊंगा ये क्या कहता है। जीरोथ लॉ ये कहता है कि मान लो 3 सहेलियां हैं, कोई 3 लड़कियां, किसी को बैठेगी नहीं है 3 या 2 हैं या 4 हैं, ठीक है, लड़के ये 3 नहीं बैठे, चलो छोड़ो, मान लो, ठीक है, एक बात सोचो, 1 2 और 1 मैं 3, हम 3 लोग हैं, ठीक है। अब तुम बताना, मैंने तुमसे कहा मान लो जितने पैसे इसके पास हैं उतने ही पैसे इसके पास हैं, सही है। आप समझो, जितने पैसे इसके पास हैं उतने ही पैसे मेरे पास हैं, तो हम दोनों के पास पैसे कितने बराबर होंगे कि नहीं होंगे? खुद समझो, इसके पास 100 रुपये हैं और इसके भी पास 100 रुपये हैं, मेरे पास भी 100 है और इसके पास भी 100 है। अब मैं कहूँ इन दोनों के पास बराबर हैं और हम दोनों के पास, तो जाहिर सी बात है हम दोनों के पास भी क्या है, यही ये लॉ होता है। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है, हाँ, ये लॉ ये कहता है कि उसने 2 टाइप की बॉल ली, एक ली आइडियाबैटिक बॉल और एक ली डाइथर्मल बॉल, ठीक है। 2 टाइप की बॉल ली, एक आइडियाबैटिक प्रोसेस तुम जानते हो ना, यहाँ पर हीट एक्सचेंज। अब सोचना सर, डाइथर्मल बॉल का मतलब है जहाँ पर हीट एक जगह से कहाँ आ जाए, दूसरी जगह। बात समझ में आ रही है? डाइथर्मिक बॉल का मतलब हो गया यहाँ से हीट यहाँ आ सकती है, यहाँ से हीट यहाँ आ सकती है, लेकिन यहाँ से हीट यहाँ नहीं आ सकती है। तो इस लॉ ने क्या बोला? ये लॉ बोला यदि A का टेम्परेचर, इस A का टेम्परेचर C के बराबर है, इस C के बराबर है, और B का टेम्परेचर भी किसके बराबर है? C के बराबर है, तो जाहिर सी बात है A का टेम्परेचर किसके बराबर होगा? B के। ये बोला था इसका, ठीक है। क्या बोल, देखो बेटा यहाँ पर ये कैसी बॉल है मेरे पास में, डाइथर्मिक का मतलब क्या है, हीट यहाँ से यहाँ आ सकती जा सकती है, और हीट तुम्हें पता है कब तक चलती है, एक जगह से दूसरी जगह, जब तक वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ना आ जाए। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है जब तक उसका टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम। तो सोचना, मैंने कहा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। अब सोचो, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब इसने ये कहा, अगर इसका टेम्परेचर TC किसके बराबर है, TA, और TC ही किसके बराबर है, TB के, तो जाहिर सी बात है TA किसके बराबर होगा, TB के। ये बात बोली गई, ये बात इसमें बोली गई थी, ठीक है, ये बात इसमें बोली गई। तो ये मेरा लॉ कौन सा था? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ। उसके बाद देखो, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, बस खाली एक तरीका होगा, ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा लिख लो, इसमें ये लिख लो, पहले हेडिंग डाल लो, मैं ये भी तुमको भेज दे रहा हूँ।
लिख लिया, उतार लिया, इसमें लिख लेना, देखना if two TW2 if two system A and B, if two system A and B, if two system A and B are separately if two system A and B are separately 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 in thermal equilibrium with a third system capital C, with a third system capital C, then capital A and capital B, then capital A and capital B are in thermal equilibrium with each other, are in thermal equilibrium with each other, ठीक है। तो यही बोला गया है इसमें। अब हम लोग देखो, दो लॉ हैं थर्मोडायनेमिक्स के। पहला लॉ जिसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा जिसे बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ में सिर्फ एक ही इक्वेशन है और सेकंड लॉ में कोई इक्वेशन नहीं है, उसमें दो लॉ हैं। सही है, उसमें दो लॉ है, केल्विन प्लैंक के क्लॉसियस स्टेटमेंट, दो लॉ है सेकंड लॉ। हम लोग सबसे पहले लॉ की बात करें। पहला लॉ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स? तो पहला लॉ सबसे पहले तो ये है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कंजर्वेशन क्या है इसमें? एनर्जी, यानी कि ऊर्जा हमेशा क्या रहती है? संरक्षित। ठीक है, एक जगह से कहाँ पहुंच जाएगी? दूसरी जगह। ठीक है, अगर किसी चीज को ठंडा करोगे, कुछ करोगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोला गया कि डेल्टा क्यू जो होता है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के क्या होता है? ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और पूरी थर्मोडायनेमिक्स इसके ही चारों ओर घूमती है। इस इक्वेशन के चारों ओर पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स घूमेगी। तो हर जगह इसका यूज होगा कि डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा यू क्या है और डेल्टा डब्ल्यू क्या है। तो डेल्टा यू देखो, डेल्टा यू क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन क्या होगा? और डेल्टा क्यू बोलो गिवन हीट। ठीक है, क्यू बराबर यू प्लस डेल्टा यू क्या होता है? गिवन हीट। ठीक है, अब पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इसी पर घूमने वाली है पूरी तरीके से। अब देखो, सबसे पहले सर डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू क्या है, हम लोग उसकी बात करें। ठीक है, बताओ लो। हाँ, नाम क्या लो आपका? हेलो, क्या नाम है? कुमकुम भाग्य है। कुमकुम भाग्य का नाटक है ना, तो हमारे याद किया जाता है। वो हमारे एक सर है ना, उनकी मैडम उसमें काम करती है। कुमकुम भाग्य में मैंने कभी देखा नहीं, तो मुझे उनका बाबा नहीं पता कि नाटक में क्या नाम है वैसे। अच्छा बताओ चलो, आप बताओ, आपके पापा ने आपको 200 रुपए दिए। कितने दिए? 200। ये गई बाजार से सब्जी ले ली, आप बाजार से सब्जी लाई 160 रुपए, कितनी दी? बाकी 40 जेब में वापिस कौन देता है?
अरे वापस हो गए, और क्या वापस तो ले जाते हैं 10 के आलू 15 बताओ। अच्छा 20 और 50 का 60 वो क्या इतने नहीं इतने की बिक रहे तो बोले आज तो बाजार में इतने की बिक रहे। और क्या अब बोले तुम बाजार जाओ तो बोले आप समझाएंगे आपको सस्ते मिलेंगे, है ना? तो सोचो, अब बताओ, तो तुम्हें तुम्हारे फादर ने कितने रुपए दिए? 200, ठीक है? तो 200 जो तुम्हें दिए उसे बोलेंगे गिवन हीट। क्या बोलेंगे? गिवन हीट, ठीक है? ये हो गया डेल्टा क्यू। डेल्टा आपने कार्य कितने का किया? 160 की सब्जी लाए हो तो वो हो गया वर्क डन। क्या हो गया? बाकी जो आपके पास बचे वो क्या हो गई? इंटरनल जी, वो आपकी इंटरनल एनर्जी, ठीक है? अब तुम इसमें समझो बेटा, अगर तुम्हें डेल्टा क्यू दिया है तब तो सही है। मान लो तुम्हें 200 रुपए दिए तो सही है, और तुमसे छीन लिए रुपए, ठीक है? तो ध्यान रखना, अगर तुम हीट किसी भी सिस्टम को, कोई भी सिस्टम को, जैसे इसके अंदर मान लो पानी भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है पानी का टेम्परेचर तो है ही, पानी का टेम्परेचर है। अच्छा तुम लोग बताओ, बुद्धिमान लोगों बताओ, इसमें मैं अगर पानी भर दूं, कभी सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, इसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक है? पानी भर, अगर मैंने इसमें पानी भर दिया, अब मैं इसमें से हीट निकाली, हीट निकाली, अरे फ्रिज क्या काम करता है? हीट ही तो निकालता है। फ्रिज क्या काम करता है? हीट निकालता है। एसी भी क्या काम करती है? हीट निकालता है, ठीक है? तुम में से इसमें से हीट निकालोगे तो पानी धीरे धीरे क्या में बदल जाएगा? बर्फ में। किसमें बदल जाएगा? बर्फ में। बर्फ में बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? अरे बोलो, तो बर्फ का तापमान कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत बढ़िया। बर्फ का टेम्परेचर हमेशा माइनस में होता है। किसमें होता है? याद रखना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ पानी में बदलती है। किसमें बदलती है? पानी में। लेकिन कोई भी बर्फ होगी, कोई भी बर्फ जो आइस में है ऑलरेडी, ठीक है, उसका टेम्परेचर किसमें होगा? माइनस में, ठीक है? -5, -10, -15, -60, -65। समझ आ रहा है ना? सियाचिन देखा है? कभी घूमने गए हो? सियाचिन ग्लेशियर, भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर भारत का, ठीक है? वहां पर टेम्परेचर बेटा हमेशा -25, -30। अब ठंडे आ रही है, अब तो -70, -80। तो वो माइनस टेम्परेचर किसका है? वातावरण का। किसका है? वातावरण का। वहां पर कुछ है थोड़ी नहीं। अरे सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार रेगिस्तान। थार थोड़ी नहीं है, वो सफेद मरुस्थल का मतलब जहाँ कुछ पैदा ही नहीं होता, जहाँ पेड़ पौधे ही नहीं है, ठीक? चलो वो छोड़ो, हम लोग क्यों ज्योग्राफी पढ़े। देखो तो बेटा, अगर मैंने इसमें से हीट निकाल दी, इसमें से हीट निकालूंगा, इसमें पानी है, मैं इसे गर्म कर दिया, धूप में रख दिया, तो धूप इसे हीट देगी। अगर हीट देगी तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, डेल्टा क्यू। और इसमें से हीट निकालूं, निकाल सकता हूं ना हीट? फ्रिज में रखते हो, हीट निकलने के लिए जाना चाहिए, हीट निकाल सकते हैं, तो हीट निकलेगा तो डेल्टा क्यू नेगेटिव। बात समझ आ रही है? तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होगा? जब हीट दी जाएगी। डेल्टा क्यू नेगेटिव कब होगा? जब हीट निकाली जाएगी। बात समझ आ रही है? आ रही नहीं आ रही है? और जब हीट ना दी जाएगी ना ली जाएगी, तब जीरो। काहे के प्रोसेस पढ़े? तुम तो कह रहे तुमने सारे प्रोसेस पढ़े, उसी को तो आइडिया प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है? तो क्या होगी? जीरो होगी। बात समझ आ रही है? अब दूसरा देखो, अगर किसी चीज का वॉल्यूम इंक्रीज करना हो, वॉल्यूम क्या हो? वॉल्यूम इंक्रीज जानते हो ना? वॉल्यूम का मतलब ये कमरा दीवार तोड़ दो, वॉल्यूम इंक्रीज, एक कमरा हो जाके कंट्रोल में आएगा, इंक्रीज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव।
क्या होगा? समझ आ रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज तो वर्क डन पॉजिटिव, और वॉल्यूम डिक्रीज तो वर्क डन नेगेटिव, और वॉल्यूम कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब ना इंक्रीज ना डिक्रीज, जीरो, तो वर्क डन जीरो। सही है, याद रखना, इसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, अब मैं करता हूं, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी होती है डेल्टा यू, ठीक है। आदमी का टेम्परेचर कब बढ़ता है? जब उसके पास पैसे आ जाते हैं, तभी तो बढ़ता है। अभी धान कटे ना है, सब गरीब हो तो टेम्परेचर नहीं है। अरे अभी तुम देखो, और अभी धान कट जाए तो गांव की भट्टियों पे लाइन लगी रहती है, और एक से एक बड़ा चौधरी बैठा मिलेगा वहाँ। सही है, बोले धान कटे हैं, बोले अभी सब बेच दिए, तो जब तक वो पैसे खत्म नहीं कर देगा तब तक चैन लेने वाला नहीं है, ठीक है। तो याद रखो, टेम्परेचर अगर राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव, डेल्टा यू क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा यू क्या होगी? नेगेटिव, डेल्टा यू नेगेटिव। अब मुझे बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जैसे पहले वैसे अब, है ना, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा है। सही है, अब चलो, ठीक है। ये बताओ अब आप लोग, कौन बताएगा? हाँ, पांचों बहनें बताओगी, ठीक है, पांचों बहनें मुझे बताओ। लो लो, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव रहेगा तो जीरो कब होगा? जब क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सही है, मुझे बताओ इंटरनल एनर्जी जीरो कब होगी? जब ऊर्जा बढ़ेगी तब जीरो होगी। ऊर्जा बढ़ेगी तो तुम्हें घमंड नहीं हो जाएगा पैसे का? तो कब होगी जीरो? कांस्टेंट रहेगी। जब क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। बात समझ में आ रही है? जब डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो डेल्टा यू किसका होगा? किसका होगा? डेल्टा यू किसका होगा? टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा यू नेगेटिव, डेल्टा यू नेगेटिव। ठीक है, याद कर लो। वैसे भी पता है थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हें ऐसे याद करा दूंगा क्लास में, एक एक फार्मूला ऐसे ही सब। वो बात अलग है, तुम 4 दिन बाद फिर भूल जाओ, है ना? हाँ, 4 दिन बाद सब भूल जाते हो, लेकिन अभी क्लास में मैं थर्मोडायनेमिक्स सारी याद करा दूंगा तुम लोगों को। ये रहेगा। चलो भाई अगले वाले। हाँ देखो, वर्क डन बाय ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, वैसे तो इसका डेरिवेशन होता है वर्क डन बाय ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। वैसे इसका क्या होता है? वर्क डन। ठीक है, वैसे इसका वर्क डन होता है। ठीक, आप दोनों बताओ, पीछे दोनों लोग बताओगे? हैं? बताओ, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है? बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, और वो कौन सा लॉ था मेरा जिसमें R is inversely proportional to 1/√ρ? ठीक है, तो कोई भी चीज ऐसे ही याद नहीं की जाती कि हम पता चली क्वेश्चन, पता चली तुम लोगों को फार्मूला तो याद है, क्वेश्चन भूल गए, है ना? तो ऐसे उल्टी भी याद करी जाती है। चलो देखो, अब हम लोग अगले बढ़े। सर जी देखो, ये वाला वर्क डन बाय ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। भाई जाहिर सी बात है, अभी तुमने बोला है कि वर्क डन जीरो कब होगा? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, जब वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। यही तो बात तुम लोगों ने बोली थी अभी। ठीक है, अब वैसे तो इसका डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन से हमको कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, हम कौन से नीट में डेरिवेशन करने बैठ रहे हैं? हमें डायरेक्टली क्या पता हो, उसका फाइनल जो आया है वो हमें पता। देखो बच्चों, वर्क डन बाय ए थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। ठीक है, समझो, अगर हमारे पास में कोई कंटेनर है,
उस कंटेनर को हम ऊपर ले गए, उस कंटेनर को कहाँ ले गए? ऊपर। तो वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? बढ़ा। नीचे ले जाऊंगा तो कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो बेटा इसमें बस तुमको खाली इतना याद रखना है, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो होता है P इंटू डेल्टा बी, P इंटू डेल्टा, ठीक है? प्रेशर और यहाँ पर, ठीक है, चेंज इन वर्क डन का फार्मूला P इंटू डेल्टा। या फिर इसे लिखें, छोटा सा वर्क डन होगा तो छोटा सा क्या होगा? वॉल्यूम। छोटा सा क्या है? तो W बराबर होता है P इंटू डेल्टा। अब एक बात बताइए सभी, PV बराबर क्या था? अगर मैं इसको dV करूंगा तो इधर किसको करूंगा बेटा? इधर तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है टेम्परेचर, इसे तो इधर तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है टेम्परेचर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? यानी कि P डेल्टा V को मैं क्या लिख सकता हूँ? NR डेल्टा T, ठीक है? तो अगर मैं लिखूं तो इसके लिए भी क्या लिख सकता हूँ? NR डेल्टा, ठीक है? या फिर यहाँ पर लिखूं तो NR DT, ठीक? तो बस खाली तुमको एक बात याद रखनी है। अब जरा देखना, जब तुम बोले थे वही बात मैं बोल रहा हूँ। तुम बोले डेल्टा बी पॉजिटिव का मतलब क्या है? बेटा डेल्टा बी का मतलब ही क्या होता है? बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो बी फाइनल ज्यादा, बी इनिशियल कम, तो वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव। अगर फाइनल ज्यादा इनिशियल कम तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव, सही है? अब वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम घटे का मतलब ये है पहले था 10 हो गया 2, तो अब क्या करोगे? 2 माइनस 10, तो किस में वैल्यू आएगी? नेगेटिव में आएगी। तो वर्क डन भी किस में आएगा? नेगेटिव में, सही है? अगली कंडीशन सुनो, अगर वॉल्यूम चेंज ही ना हो, वॉल्यूम क्या रहे? कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा यानी कि डेल्टा भी क्या हो गया? 0, तो वर्क डन भी क्या होगा? 0, सही है? तो तुमको पहली कंडीशन से ये याद रखनी है, किसी भी थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस में जो वर्क डन का फार्मूला है वो खाली याद रखना है P इंटू डेल्टा V, या फिर छोटी सी बात के लिए बात आएगी तो P इंटू dV, P इंटू dV, ठीक है? ये होता है। दूसरी चीज बेटा एक बात और याद रखना, ठीक है? ये भी इन PV डायग्राम, अगर मेरे पास में कोई PV डायग्राम है, PV डायग्राम, तो PV डायग्राम में जो एरिया होगा वो किसको दिखाएगा? वर्क डन। एरिया किसको दिखाएगा? ठीक है? अब एरिया कैसे? जैसे मान लो इधर सिर्फ कौन से डायग्राम में? सिर्फ PV, सिर्फ किसमें? PV में जो एरिया होगा वो किसको दिखाएगा? वर्क डन, ठीक है? जैसे मान लो मेरे पास में कोई चीज यहाँ से यहाँ गई, फिर से देख लो, मेरे पास में कोई चीज यहाँ से यहाँ गई, ऐसे गई है? अरे गई है नहीं गई है? गई है। अच्छा, अगर ये इधर से इधर गई है, वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? सर वॉल्यूम बड़ा। अरे बेटा यहाँ वॉल्यूम कम और यहाँ वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? बड़ा। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क डन पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। यस। वर्क डन क्या होगा? ठीक है। तो सर वर्क डन होगा कितना? तो कैसे निकालेंगे? तो इसके नीचे बेटा ये डॉट डॉट करना, इसके नीचे का जो ये एरिया है ना, ये एरिया निकालेंगे और यही एरिया किसके बराबर होगा? वर्क डन के। किसके बराबर होगा? वर्क डन। अब तुम मुझे बताओ, इधर P और इधर B और बताओ एरिया बढ़ा घटा? वॉल्यूम बढ़ा घटा? वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा? कि पहले ज्यादा बाद में वॉल्यूम घट गया। अब वॉल्यूम घट गया तो अब एरिया कैसे, अब कैसे वर्क डन निकालेंगे? तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। डॉट डॉट किया, इसके अंदर क्या निकाला? एरिया। क्या निकाला?
एरिया ही क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, बस इतना याद रखना। अब यहाँ पर वर्क डन किसका होगा, नेगेटिव का। क्या होगा, नेगेटिव का। अच्छा नेगेटिव का हो गया। अब बताओ पी और बताओ वॉल्यूम बढ़ा घटा, कांस्टेंट। वॉल्यूम बढ़ा घटा। कांस्टेंट। अरे वॉल्यूम पर स्ट्रेट लाइन है, जिस पर स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसमें क्या कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन ही क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें स्ट्रेट लाइन की क्या ही एरिया का समझ में आ रहा है। तो ये तो याद रखो पीवी डायग्राम के अंदर, पीवी डायग्राम के अंदर, पीवी डायग्राम के अंदर वर्क डन बढ़ेगा घटेगा इन सब की बात हम लोग। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हाँ बनता है केमिस्ट्री थोड़ी अलग है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो दोनों में एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है। हाँ दोनों में कंजर्वेशन। केमिस्ट्री क्या लिखा है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू प्लस डब्ल्यू। हाँ ये इसमें डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और गूगल पे भी दिखा रहा है, मतलब दोनों में अलग ही अलग आ रहा है। दोनों में नहीं, फिजिक्स में डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये गलत है। हम तो यही कहते हैं फिजिक्स के पीछे तो यही नहीं है। हम तो प्रूफ दे सकते हैं। बात तो प्रूफ ये है कि डेल्टा क्यू क्या होता है, गिवन ही डेल्टा यू क्या होगा, इंटरनल एनर्जी, डब्ल्यू क्या होगा, वर्क डन। सिंपल सा। तो अगर हम किसी चीज को 100 जूल हमने हीट दी, 100 जूल हीट दी और हमने उसमें 70 जूल वर्क करा दिया, तो जाहिर सी बात है उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी रहेगी, 30 जूल रहेगी। वहाँ तो सीधा सिद्धांत ये बोलता है फिजिक्स के अंदर। अब केमिस्ट्री वाले में समझ रहे कैसे दे रहे हैं हीट और किस प्रकार से निकाल रहे हैं। बता दिया। उसमें 2 है केमिस्ट्री में, मैंने देखा नहीं क्या क्या कह रहा है केमिस्ट्री वाला। ठीक है, बता लिया, खत्म कर अगले बढ़े। ठीक है, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। खत्म करें इसको, अगले बढ़े। अभी तो लोगों की फिजिकल खत्म नहीं हुई है केमिस्ट्री में, फिजिकल खत्म हो गई। मतलब सारी नहीं हुई, सारे चैप्टर और ये लेक्चर हुई। खत्म करें इसको। अब देखो सर, इसी में एक चीज और देखो, अगर हम लोग जरा देखना, मान लो मैंने इधर P दिया और इधर क्या है P, P और B, पर पीवी डायग्राम की बात कर रहा हूं। तुम बताओ वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, क्या होगा जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब बताओ जीरो, जीरो क्या होगा, जीरो। बात समझ में आ गई।
इतनी बात समझ में आई नहीं? नहीं आई? कहाँ पॉजिटिव, कहाँ नेगेटिव, कहाँ जीरो, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल क्या रहा है। हाँ, जिंदगी तबाह हो रखी है ना? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। हाँ लो ठीक है। तो अब देखो सर जी, मैंने प्रोसेस ले लिया, ये प्रोसेस को ए मान लिया, इसको बी, इसको सी और इसको ए बी सी डी। ठीक है, आप बताओ ए बी प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्यों पॉजिटिव? पॉजिटिव क्यों है? वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव। अब देखो बेटा, अब मैं इसके लिए अगर वॉल्यूम की बात करूं तो इसका वर्क डन कितना होगा? तो सर इसने डॉट डॉट लगाया नीचे पर, नीचे पर, यही तो इसका एरिया है। अरे इतना ही तो एरिया कवर किया है इसने। आ गया। अब ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया को मैंने मान लिया A1। एरिया क्या मान लिया? सही है। अब बताओ BC में, BC में जीरो, BC में क्या होगा? CD में नेगेटिव होगा। लेकिन देखो अब CD ने कितना एरिया कवर किया है? सिर्फ इतना। और ये भी क्या है एरिया इसका? नेगेटिव। कितना है? नेगेटिव। बात समझ आ रही है? इसमें जीरो, इसमें जीरो। अब अगर मैं सोचना, अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करूं, टोटल वर्क डन, तो सर जी वर्क डन AB में, वर्क डन BC में, वर्क डन CD में और वर्क डन इसमें। अब सर जी देखो AB में जो वर्क डन है, AB में जो वर्क डन, ये पूरे नीचे का पॉजिटिव A1, पॉजिटिव का, ये भी जीरो और CD किसमें है? माइनस का A2, माइनस का A2 और ये क्या है? जीरो। यानी कि मेरे पास क्या बचा? A1 माइनस A2। अब देखो बेटा, इस पूरे में से अगर इतना मैं घटा दूं, इस पूरे में से इतना क्या कर दूं? अगर इस पूरे में से इतना घटा दिया तो मेरे पास सिर्फ यही तो बचा। यही तो बचा, यही तो बचा। तो ये एरिया ही देखो, ये कौन सा प्रोसेस है सर? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मतलब जहां से चलो वापस वहीं पहुंच जाओ। तो अगर मैं यहां से चला वापस यहीं पहुंच गया, तो अगर तुमसे पीवी डायग्राम के अंदर कोई साइक्लिक प्रोसेस हो, उस साइक्लिक प्रोसेस में अगर वर्क डन पूछे, ठीक है, कैसा डायग्राम? पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में कैसा प्रोसेस हो? साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस में तुमसे क्या पूछे? वर्क डन। वर्क डन पूछे तो जो अंदर का एरिया निकाल देना, वो अंदर का जो एरिया होगा वही क्या होगा? वर्क डन। वर्क डन अंदर का एरिया होगा, ठीक है। लेकिन इसमें दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है बच्चों, एक कंडीशन ये है, ये P और ये, अब देखो अगर जो प्रोसेस साइक्लिक तो है लेकिन कैसा है? क्लॉकवाइज। कैसा है? अगर जो वर्क डन अगर तुमको निकालना है और ये कैसा हो बेटा? क्लॉकवाइज, तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज ना होके एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो भी अंदर का एरिया निकालना,
अंदर का एरिया निकालना, और एरिया क्या आएगा बेटा, वर्क डन किसका आएगा, तो अगर क्लॉकवाइज हुआ, कैसा हुआ, क्लॉकवाइज, तो एरिया निकालो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एरिया निकाला किसका हो गया, हो गया, खत्म करें। इसमें बताइए वर्कडन क्या पूछा, वर्कडन तो पूछा है, कैसा प्रोसेस है, साइक्लिक, साइक्लिक में कौन सा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है तो इसके अंदर का क्या निकाल लो, एरिया, एरिया निकालो तो मतलब त्रिभुज के एरिया का फार्मूला होगा 1/, भुजा, ये भुजा देखो यहाँ 3 और यहाँ b, तो 3b में से b गया तो क्या बचा, 2 लंब, यहाँ 4p, यहाँ p, 4p में से ये गया तो 3, आंसर क्या आ गया, 3p, क्या आ गया, 3p, एरिया आ गया, यही क्या है, वर्कडन, यही क्या है, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि कैसा है, क्लॉकवाइज, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि कैसा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज नहीं होता तो कैसा होता, नेगेटिव। ठीक है, रुको पहले ये पीडीएफ भेजना तुमसे। ठीक है, ये पीडीएफ भी मैंने भेज दी है, ठीक है। अब देखो इसमें ये सब क्वेश्चन करोगे तुम, इसमें बताइए ये कैसा है, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसा है, क्लॉकवाइज, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, तो भैया एंटी क्लॉकवाइज का ज्यादा एरिया है और क्लॉकवाइज का एरिया क्या है, कम, तो नेगेटिव ज्यादा, पॉजिटिव कम, तो टोटल क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये पीडीएफ भेज दिया अभी ग्रुप में, इसका निकाल लेना, ठीक है। ये कैसा है, क्लॉकवाइज, कैसा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है नहीं है, ठीक है। वर्क डन, इसका एरिया निकाल लेना, इसका एरिया निकाल लेना, आ जाएगा, इसका भी निकाल लेना, ठीक है, P और V है, ठीक है, ये भी निकाल लेना। ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए किसमें आंसर आएगा, माइनस, ठीक है। इसका भी निकाल लेना, ठीक है, 6। फिर हम लोग इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, डेल्टा U इक्वल टू NR डेल्टा T, ठीक है। कल इसकी बात होगी, हीट कैपेसिटी
मोलर स्पेसिफिक हीट, CP/CV, ये सब मिक्सचर, सारे प्रोसेस, एडियाबैटिक, सारे ठीक है। कल इन सब की बात करेंगे।